सो हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग मॉक टेस्ट 4 करने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट भी जेईई मेन के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है। तो इसमें आपको 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे और जो इंटरेस्टेड है वो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। वो पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, उसको खुद से सॉल्व कीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए। अब सबसे खास बात इस मॉक टेस्ट की क्या है, इसमें जितने भी आपको 25 क्वेश्चन दिखने वाले हैं वो सब के सब किसी न किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सेकेंड इंक चूज कर लेते हैं ये। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में द स्ट्रीम ऑफ ए रिवर इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 2√3 किलोमीटर पर आवर। अ स्विमर कैन स्विम विद ए स्पीड ऑफ 4। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। ओके, अब यहाँ पे मैं रिवर के दो बैंक्स बना रहा हूँ, ये पहला बैंक, ये दूसरा बैंक। ठीक है, तो मान लेते हैं पर्सन यहाँ पे है और स्ट्रेट मतलब उसको इस पॉइंट पे पहुंचना है, ऐसे स्विम करना है। ठीक है, तो इस पाथ को फॉलो करते हुए रिवर क्रॉस करेगा, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि रिवर फ्लो कर रहा है तो रिवर का फ्लो स्पीड कुछ मान लेते हैं वी आर है। तो रिवर अगर पर्सन इस तरफ ही स्ट्रोक्स लगाएगा तो पर्सन को तो रिवर उस राइट की तरफ ढकेल देगा, तो पर्सन को थोड़ा लेफ्ट की तरफ स्ट्रोक्स लगाना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं जो पर्सन है वो जो वेलोसिटी अपना चूज कर रहा है वो ये वाला चूज कर रहा है, ये है पर्सन का वेलोसिटी। ठीक है, और जो रिवर का वेलोसिटी है वो सपोज मैं इस इंक से दिखाता हूँ, इससे ये पर्सन का वेलोसिटी, सॉरी रिवर का वेलोसिटी। ठीक है, अब रिवर का वेलोसिटी दिया हुआ है 4, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं। पर्सन का दिया हुआ है 4 और रिवर का दिया हुआ है 2√3। ठीक है, अब आप चाहते हो कि मैन अगर इस तरफ जाए, याद रखना अगर रिवर फ्लो नहीं होता तब मैन इस तरफ जाता, क्योंकि इस तरफ एफर्ट लगा रहा है तो इस तरफ जाएगा। अगर मैन एफर्ट ना लगाए, सिर्फ रिवर में कूद जाए और कुछ भी ना करे, तब रिवर उसको इस तरफ ले जाएगा। लेकिन रिवर के भी कारण रिवर का भी इफेक्ट आएगा और मैन के खुद के एफर्ट के कारण भी वो स्विम जो कर रहा है उसका भी इफेक्ट आएगा, तो दोनों का इफेक्ट मिला के कुछ ऐसा जाना चाहिए आदमी। ठीक है, तो यानी इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी रिजल्टेंट इस वेलोसिटी, अब ये दोनों का रिजल्टेंट ये तभी आ सकता है जब ये एंगल थीटा ऐसा हो सकता है 4 cos थीटा 2√3 के बराबर है ना। आप चाहते हो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर का रिजल्टेंट अगर y के लॉन्ग हो तो इसका x कॉम्पोनेंट इसके x कॉम्पोनेंट को कैंसिल कर रहा हो। ठीक है, तो 4 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2√3। तो cos थीटा यहाँ पे आ जा रहा है √3/2, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री। मतलब ये एंगल 30 डिग्री है। और आपसे पूछा है व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर, ये है डायरेक्शन ऑफ स्विमर, यही है विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर, ये है फ्लो ऑफ रिवर। तो फ्लो ऑफ रिवर इस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ स्विमर मतलब स्विमर किस तरफ जाना चाहता है, इस तरफ। ठीक है, एफर्ट इस तरफ लगा रहा है तो इनके बीच का एंगल पूछा है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 150 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन में अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम स्लाइड्स डाउन विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन हैविंग स्लोप ऑफ 30 डिग्रीज। द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक द सेम बॉडी अप द प्लेन विद द सेम एक्सेलेरेशन विल बी। ठीक है, तो पहले उसका एक्सेलेरेशन है 2 डाउनवर्ड और बाद में उसका एक्सेलेरेशन है 2 अपवर्ड। इंक्लाइन का स्लोप इतना है, बॉडी का मास इतना है, तो एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत कितना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में ये इंक्लाइन प्लेन है मान लो, और इसमें जो ब्लॉक है ये स्लाइड कर रहा है विथ एक्सेलेरेशन ऑफ ए। ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो एम जी साइन थीटा इस तरफ, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम है। आप ये बोलोगे फर्स्ट केस में। ठीक है, सेकेंड केस में एग्जैक्ट एक्सेलेरेशन इस तरफ है और एक्सटर्नल फोर्स कुछ आप लगा रहे हो एफ, और रोकने वाले इसको कौन कौन है, फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा। क्योंकि इसको फ्रिक्शन मतलब मोशन के अपोजिट, तो इसका स्लिपिंग अपवर्ड है तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा, और एम जी साइन थीटा तो डाउनवर्ड लगेगा ही, डाउनवर्ड मतलब डाउन द इंक्लाइन। तो ये एक्सेलेरेशन के अपोजिट, ये एक्सेलेरेशन के अलाउंग, तो यही फोर्स का वैल्यू आपसे पूछा गया है। फोर्स कितना लगाया था कि ये एक्सेलेरेशन ए करे अपवर्ड, पहले ए कर रहा था डाउनवर्ड, अब ए अपवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन से लगाओगे आप, तो एक्सेलेरेशन के अलाउंग तो बस कैपिटल एफ है, तो इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, नेट फोर्स अलॉन्ग द इंक्लाइन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। ठीक है, ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें एफ की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू पता है, तो एक काम करते हैं, अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, तो आपके पास आ जाएगा एफ माइनस 2 mg साइन थीटा इक्वल टू 0। तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 2 mg साइन थीटा। ठीक है, तो 2 mg साइन थीटा, साइन 30 मतलब हाफ, तो ये 5×5 = 10 = 50, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपको फ्रिक्शन निकालने की जरूरत नहीं, आप निकाल लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, और फ्रिक्शन जो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि एक्चुअल स्लिपिंग हो रहा है, तो फ्रिक्शन अगर आप चाहते हो निकालना तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन करना। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बोला गया है अ ब्लॉक ऑफ मास 500 ग्राम
block of mass 500 gram moves with a uniform speed in a horizontal circular groove with vertical side walls of radius 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब की पॉइंट यहाँ पे क्या है कि साइड वॉल्स जो है वो वर्टिकल है, मतलब ब्लॉक के साथ जो वॉल कांटेक्ट में वॉल वर्टिकल है, बस वो ध्यान रखना है ना। और जो सर्कल है उसका रेडियस इतना है। इफ द ब्लॉक टेक्स 40 सेकंड्स टू कंप्लीट वन राउंड, राउंड होगा आर, द नॉर्मल फोर्स बाय द साइड वॉल्स ऑन द ग्रुप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे सोचो, आप खाली एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है। इस सर्कल को कवर कर रहा है ये मास, ब्लॉक, ब्लॉक का मास m मान लो, ठीक है। तो इस सर्कल को कवर कर रहा है ये मास। अब सर्कल कवर करने के लिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कल है, हॉरिजॉन्टल मतलब सेंटर की तरफ कोई फोर्स तो चाहिए होगा ना, क्योंकि सर्कल यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल कवर कर रहा है तो नेट फोर्स तो सेंटर की तरफ ही होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होता है, तो सेंटर की तरफ कोई तो फोर्स आएगा ना। अब इस ब्लॉक पे जो है, अगर कोई ग्राउंड राउंड है तो ग्राउंड के कारण नॉर्मल ऊपर लगेगा, अर्थ के कारण mg नीचे लगेगा, तो उनका तो कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल नहीं आ रहा, तो हॉरिजॉन्टल किसके साथ कारण आएगा, वॉल के कारण, क्योंकि ये जो मैं व्हाइट वाला पोर्शन बताया इसको आप वॉल मान लो, तो वॉल के कारण इस ब्लॉक पे नॉर्मल लगेगा टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। जस्ट लाइक मौत का कुआं जो होता है, वॉल ऑफ डेथ, उसमें है ना, उसमें एग्जैक्टली वॉल वर्टिकल नहीं रहता, थोड़ा तिरछा रहता है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे यही रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल है तो, और कोई फोर्स नहीं टुवर्ड्स सेंटर, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू एंगुलर एक्सेल, मतलब सॉरी मास इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो आपसे नॉर्मल पूछा है तो सबका वैल्यू पुट कर दो। मास की वैल्यू है 0.5, ओमेगा, ओमेगा निकालेंगे, उसमें टाइम पीरियड आपको दिया है 40 सेकंड, तो ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड इंटू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस सर्कल है 0.8, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 इंटू 4 पाई स्क्वायर बाय 40, तो ये तो 0.4 इसको 100 कर देगा, तो ये 40 बाय ये पाई स्क्वायर ऑलमोस्ट 10 होता है, तो ये 40/100 है, मतलब 0.4 के आसपास। ओके, यहाँ में तो कोई भी ऑप्शन 0.4 तो नहीं लग रहा। 10 डिवाइडेड बाय, मैं सही किया हूँ ये कैलकुलेशन? ओके, कैलकुलेशन एरर मिल गया मुझे, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन एरर कर दिया है। तो 0.5 इंटू 0.4, 0.8 तो 0.4 हो जाएगा, और ये 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1600 ना, तो मैं इसको 40 का लिख दिया था, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व करें तो 4 × 4 = 16 और 0.4 इसको 1000 बना देगा, तो पाई स्क्वायर जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, 10/1000 अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, 10 से जस्ट कम होता है, तो 1/100 मतलब 0.01 के आसपास आएगा, ठीक है। तो 0.01 के आसपास, तो इसको अगर 10 मान ले तो 10 डिवाइडेड बाय, हाँ ये ऑप्शन सी है ना, देख लो ये अप्रोक्सीमेटली 10 है, तो कि मैंने अप्रोक्सीमेट किया, आप एग्जैक्टली पाई स्क्वायर निकालोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन तो और दूर दूर है, तो इसी को मैं चूज करता हूँ, भले अप्रोक्सीमेट किया हूँ, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बोनस नहीं होगा तो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल दिया गया है, अ मैन जिसका मास दे दिया इतना और उसका बेटे का मास दे दिया इतना, स्टैंडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस फेसिंग ईच अदर, द मैन pushes his son so that he starts moving with a speed of 0.6 with respect to the man, ओके, तो जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, विद रिस्पेक्ट टू मैन है, याद रखना, द स्पीड ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द सर्फेस, ठीक है। अब यहाँ पे सर्फेस के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो मैं हॉरिजॉन्टल मान लेता हूँ, तो सर्फेस हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ मैन खड़ा है, यहाँ उसका बेटा खड़ा है, दोनों शुरू में रेस्ट पे है, तो ये पूरा सिस्टम जो है रेस्ट पे, दोनों के दोनों, ठीक है। अब मैन का मास 60 है, बेटे का मास 20 है। अब मैन जो है अपने बेटे को धक्का दिया मान लो, तो धक्का देगा तो ये राइट की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस सिस्टम को, मैं मतलब मैन प्लस उसके बेटे को सिस्टम ले रहा हूँ, इसको मैं सिस्टम ले रहा हूँ। तो इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं सकता, खाली ग्राउंड ही लगा सकता, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन, लेकिन ग्राउंड स्मूथ है तो कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो इसका मोमेंटम अलॉन्ग एक्स कांस्टेंट रहेगा। अब शुरू में दोनों रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, तो पुशिंग के बाद भी फाइनल मोमेंटम भी जीरो रहेगा। तो पुशिंग के बाद लड़का इस तरफ जा रहा है, मैन इस तरफ जा रहा है, आपको दोनों को सेम डायरेक्शन में मानना है तो मान लो, सबसे फर्क नहीं पड़ता, तो 60 kg और 20 kg। तो लड़का अगर वी से जा रहा है तो आपसे क्या पूछा था, स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू सर्फेस, ओके, तो मैन का वी ले लेते हैं, तो लड़के का कुछ और लेना होगा। ओके, अभी मैन का वी ले लेते हैं, लड़के का यू ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे तो 60v इक्वल टू 20u, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा, उसके लिए दोनों का मोमेंटम अपोजिट होना चाहिए, दिख भी रहा है, और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड सेम कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अब रिलेटिव स्पीड की बात करें तो v प्लस यू, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। दोनों का स्पीड को ऐड कर देंगे तो रिलेटिव वो कितना है, 0.6। ये रिलेटिव स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बॉय है, या बॉय विद रिस्पेक्ट टू मैन है,
ठीक है। तो ये तो आपको मैन का स्पीड चाहिए, मतलब वी चाहिए, तो यू को एलिमिनेट करो। तो यू की वैल्यू 0.6 माइनस वी, उसको यहाँ पुट कर देते हैं, 0.6 माइनस वी। तो 20 छक 120, तो 80 वी इक्वल टू 12, तो वी की वैल्यू 12/80। ठीक है। तो 4 तिया 12, 4 20, तो ये 0.15। तो 0.15 मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, बस ध्यान देना है आपने कि ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, तो रिलेटिव का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज किया। उसके अलावा सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस a इज सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस 2a एंड मास 2m। द ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस 3a फ्रॉम सेंटर। ओके, अब जो डिस्टेंस बोला गया है यहाँ पे 3a, ये तो दोनों स्फीयर के बाहर का पॉइंट है। ठीक है, अब सॉलिड स्फीयर जो है उसका रेडियस a है, और दूसरा जो स्फेरिकल शेल है उसका रेडियस 2a है। तो ये यहाँ तक तो 2 ही है ना, 2a है। ठीक है, और लेकिन जो पॉइंट है वो 3a डिस्टेंस दूर है सेंटर से। अब क्योंकि ये शेल यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का है, सॉलिड स्फीयर भी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का, बोलना चाहिए था इनको, बोले नहीं है, लेकिन नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं, तो मैं अजूम कर लेता हूँ। तो ये भी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ये पूरा मास जो है ये पॉइंट मास जैसा बिहेव करेगा एट इट सेंटर। ठीक है, अब इसका मास कैपिटल एम है अंदर वाले स्फीयर का, और बाहर वाले का मास 2m है। तो इफेक्टिवली इस बाहर वाले पॉइंट को क्या लगेगा, ये पूरा चीज 3m का एक पॉइंट मास लगेगा, एज इफ ये पूरा का पूरा मास सेंटर पे है ना, ऐसा ही फोर्स लगेगा। ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे निकालना है आपको, तो इस पॉइंट मास से ये पॉइंट कितनी दूर पे, 3a पे है, तो फील्ड हो जाएगा आपका Gm/r²। तो 9a², तो Gm/3a², Gm/3a² ऑप्शन बी। ठीक है। ओके, A cube of metal is subjected to a hydrostatic pressure of 2 giga, giga 10 की पावर 9 होता है ना शायद, हाँ ठीक है, वही मान लेंगे अभी के लिए। द परसेंटेज चेंज इन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज क्लोज टू। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ पूछा है, बल्क मॉडुलस दे दिया। ओके, तो बल्क मॉडुलस वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो आपको पता है जो बल्क मॉडुलस होता है वो होता है प्रेशर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है। ओके, तो यहाँ से फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा प्रेशर बाय बल्क मॉडुलस, लेकिन जो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम होता है वो 3 टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होता है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ हो जाएगा प्रेशर बाय 3 टाइम्स बल्क मॉडुलस। ठीक है। ओके, तो प्रेशर की वैल्यू है 2 गीगा। अब गीगा मतलब शायद 10 की पावर 9 होता है, आई एम नॉट श्योर, मैं ऐसे करके कर रहा हूँ। एरर मतलब अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो कमेंट में मुझे बता देना। डिवाइडेड बाय थ्राइस ऑफ बल्क मॉडुलस, 3 × 10 × 10 की पावर 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/240, यानी 1/120। ठीक है, लेकिन हमें बोला था परसेंटेज चेंज, अभी फ्रैक्शनल चेंज है। परसेंटेज चेंज के लिए क्या करोगे, फ्रैक्शनल चेंज को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100/120 आ जाएगा। ठीक है, यानी 20 × 5 = 100, 5। सही कर रहा हूँ ना मैं, फ्रैक्शन परसेंटेज चेंज इन द लेंथ डीएल, हाँ तो बाय इंटू 100 करेंगे ना, सही तो है। तो 5/6, तो 5/6 मतलब 0.83 होना चाहिए ना, हाँ 5/6 मतलब 0.83। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में वाटर फ्रॉम अ पाइप इज कमिंग एट अ रेट ऑफ 120 पाई लीटर्स पर मिनट। तो वॉल्यूम फ्लो रेट आपको दे दिया है dv/dt, वॉल्यूम फ्लो रेट, ये कैपिटल वी मतलब वॉल्यूम, ये 120 पाई लीटर पर मिनट है। अब 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स, और 1 लीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये 2 पाई × 10 की पावर-3 मीटर क्यूब पर सेकेंड है वॉल्यूम फ्लो रेट। इफ द रेडियस ऑफ द पाइप इज 10 सेंटीमीटर, रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द फ्लो। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है रो वी डायमीटर बाय ईटा। ठीक है, रो का वैल्यू है 1000। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करें, आपको पता है डी/dt जो है वी वॉल्यूम फ्लो रेट है, ये होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एरिया इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए एरिया से आप डिवाइड करोगे इसको, है ना। अब एरिया निकालने के लिए, अब पाइप का जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू 0.01। ठीक है, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे तो पाई r² इतना। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, ये 10 की पावर-2, तो ये 0.2 मीटर पर सेकेंड, तो वी का वैल्यू इतना है। ठीक है, तो वी का वैल्यू 0.2 यूज़ करो। डायमीटर तो 10 सेंटीमीटर का डबल यानी 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2 मीटर्स, डिवाइडेड बाई ईटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 1 मिली
पास्कल सेकेंड, ठीक है। हाँ, ये डॉट होना चाहिए यहाँ पे, पास्कल सेकेंड। जो भी मिली में है तो 10⁻³ पास्कल सेकेंड तो ऐसा यूनिट है, तो ये ठीक है। तो ये होना चाहिए 2 दूनी 4, 10, 10⁻⁴, 4 × 10⁻⁴। ऑर्डर पूछा है क्या? इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴, ठीक है। अब ऑर्डर निकालने वाले क्वेश्चन में ये वाला जो नंबर है ये 1 से 10 के बीच का होना चाहिए। 10 के बराबर ने, जैसे 10 है तो फिर 1 लिखोगे इसको, ठीक है। 1 इंक्लूडिंग है, मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ मैथ्स के लैंग्वेज में, ये इस फॉर्म में। तो ऑर्डर आप लिखोगे तो 10 × a⁻b, जहाँ पे ए यही नंबर होना चाहिए 1 से लेके 10 के बीच में। नहीं तो अदरवाइज तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.4 × 10⁻⁵। तब तो बोलोगे ऑर्डर 10⁻⁵ है नहीं, क्योंकि ये नंबर इसको फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से 10⁻⁴ आपका ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। एट्थ में, अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम कंटेन्स 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब एक बात यहाँ पे बताओ मुझे कि जो वाटर इक्विवेलेंट है कैलोरीमीटर का 20 ग्राम है, मतलब हीट का एक्सचेंज के मामले में 20 ग्राम पानी को जितना हीट देना पड़े या लेना पड़े, इस कैलोरीमीटर को भी उतना हीट देना या लेना पड़ेगा फॉर सेम अमाउंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब एज फार एज टेम्परेचर का चेंज इज कंसर्न 20 ग्राम ऑफ पानी इज इक्विवेलेंट टू दिस कैलोरीमीटर। तो आप कैलोरीमीटर को इग्नोर करके उसके बदले 20 ग्राम पानी मान लोगे क्वेश्चन में, तब भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो जो कैलोरीमीटर प्लस 180 ग्राम ऑफ वाटर है, तो कैलोरीमीटर प्लस 180 ग्राम ऑफ वाटर, क्या कर रहा हूँ मैं, ये टेढ़ा हो गया क्या? हाँ, ठीक है। तो कैलोमीटर प्लस 180 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, अब कैलोमीटर खुद 20 ग्राम ऑफ वाटर के बराबर है, तो 20 ग्राम प्लस 180 मतलब 200 ग्राम वाटर, ठीक है। एम ग्राम ऑफ स्टीम, अब कैलोमीटर प्लस वाटर, इसमें आपने एम ग्राम ऑफ स्टीम ऐड कर दिया, यानी बेसिकली इसमें वन मतलब एम ग्राम ऑफ स्टीम ऐड कर दिया एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स इन इट टिल द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बिकम्स इतना, ठीक है। तो बेसिकली 200 ग्राम पानी में आपने एम ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दिया, ये हो गया मिक्सचर, ठीक है। टिल द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बिकम्स 31। तो इसका टेम्परेचर भी, सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस था शुरू में, इसका 100 है, तो इसका टेम्परेचर 25 से बढ़ के 31 होना है, इसका टेम्परेचर 100 से घट के 31 होना है, ठीक है। अब इसमें तो बस देखो 25 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस जाने के बीच में स्टेट तो चेंज नहीं होगा, तो इसमें बस एम एस डेल्टा टी आएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक कैलोरी इसका होता है 4.2, ठीक है। एम एस डेल्टा टी, या कैलोरी के टर्म्स में बात करें तो हर चीज़ को कैलोरी के टर्म्स में ही लेते हैं, हाँ ठीक है। तो 1 होता है ना, ओके। एम एस डेल्टा टी है यहाँ पे 6 का इंक्रीमेंट है ना। अब जो एम ग्राम स्टीम है, तो पहले तो स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करेंगे, उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो एम इंटू 540, 1 ग्राम स्टीम को कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम है, वो कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में, तो स्टीम वाटर में कन्वर्ट होने के लिए इतना हीट का जरूरत पड़ेगा। फिर अब ये स्टीम वाटर बन चुका है, अब वो वाटर का टेम्परेचर 100 से घटा के 31 करना है, तो 100 से 30 घटाएंगे तो 70 होगा, 31 घटाएंगे तो 69, तो एम एस 69, ठीक है। अब ये दोनों बराबर होना चाहिए, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, ये हीट लॉस्ट है, ये हीट गेन, ठीक है। तो 1200, और उस तरफ है 540 प्लस 70, तो 610 में से एक गया 609, 609 एम। तो एम की वैल्यू 1200 डिवाइडेड बाय 609, जो कि 600 होता तो 2 के आसपास होता, 2 से छोटा, 2 से छोटा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मैं मजबूरी में इसको 2 ले रहा हूँ, ठीक है। ये जस्ट लेस देन 2 आएगा, तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बोला गया अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 मोल्स ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर टी, अज्यूमिंग द गैसेस टू बी आइडियल एंड द ऑक्सीजन बॉन्ड टू बी रिजिड। रिजिड मतलब आपको वाइब्रेशनल मोड को इग्नोर करना है, ठीक है। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर इज, ओके। अब इंटरनल एनर्जी होता है एन सी वी डेल्टा टी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट है इतना, मतलब दोनों का इंटरनल एनर्जी निकाल दो, ऑक्सीजन का भी निकाल लो, आर्गन का भी निकाल लो, ठीक है। तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स सीवी, ऑक्सीजन के लिए सीवी होता है 5r/2, क्योंकि आपका ये डायटोमिक है विदाउट वाइब्रेशन, तो 5r/2 एंड सीवी, ओके उल्टा कर रहा हूँ क्या मैं, सीवी 3r/, डायटोमिक है ना, हाँ ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, ठीक है। एन सी वी टी, ठीक है, टेम्परेचर है ना। और यही चीज़ अगर आर्गन के लिए करें, तो आर्गन के लिए भी 5 मोल है, आर्गन क्योंकि मोनोटॉमिक है, तो उसका सीवी की वैल्यू 3r/2 इंटू 30, तो 25/2, 15/2, 40/2, मतलब 20 RT। तो RT के यूनिट्स में देखा है तो 20 आना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 में द वॉल्यूम ऑफ एन enclosure कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस 64 ग्राम ऑक्सीजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन एंड 44 ग्राम कार्बन
डाइऑक्साइड एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, कंसिडर आर एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, प्रेशर पूछा है, तो एक पार्शियल प्रेशर का लॉ आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ये नहीं कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो अब क्योंकि आइडियल गैस है तो आपको पता है कि गैस का मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी में क्या इंपॉर्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल्स ही तो इंपॉर्टेंट है। तो किस गैस का कितना मोल्स है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो सब ये सभी गैस सेम कंटेनर के अंदर सबके लिए वी सेम है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से सोचो आप। तो सबके लिए वी सेम है, सबके लिए सबके लिए वी सेम है, सबके लिए टेम्परेचर सेम है, ठीक है। तो सब गैस का इंडिविजुअली प्रेशर निकाल लो। तो पहले वाले गैस का प्रेशर निकालो, दूसरे वाले गैस का निकालो, तीसरे वाले का निकालो, तीनों को ऐड कर दो, आपको टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर मिल जाएगा। तो इसका अगर देखें, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बात करें तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल, सॉरी ऑक्सीजन की बात करूँ तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 2 मोल ऑक्सीजन का है, 1 मोल नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का मोलर मास 28 ही होता है, तो ये 1 मोल है। और ये 44 मतलब ये भी 1 मोल है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का भी मोलर मास 44 ग्राम होता है, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल टू पीवी, हमें प्रेशर निकालना है ना, हाँ। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है वी, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 2 + 1 + 1 मतलब 4 RT। तो प्रेशर हो जाएगा 4 RT/V, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड मास पर यूनिट लेंथ इतना इज पुट अंडर टेंशन ऑफ इतना टू कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज दैट इट रेजोनेट्स एट आर इतना एंड इतना, ठीक है। तो अगर ये दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज है तो इनका डिफरेंस अगर देखें तो इनका डिफरेंस कितने का है। चलो डिफरेंस से ज़्यादा अच्छा होगा, मल्टीपल देखते हैं किसका किसका मल्टीपल में आ रहा है, ठीक है। ओके, तो अगर यहाँ पे देखा जाए 420 और 490 अगर कंसेक्यूटिव है, मतलब जो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब उसके टेबल में 420 के बाद 490 आना चाहिए, ठीक है। तो आप 42 के बाद 49 आने में तो 70 होगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गया 70 है। देख लो 76 जा 42 होता है, और 77 जा 490 होता है, 6767। सही है ना। देख लो और कोई मल्टीपल आ रहा है, नहीं ना आ रहा, दो कंसेक्यूटिव है मतलब बीच में और कोई मल्टीपल नहीं आना चाहिए, तो 70 का ही टेबल में ही ये दोनों कंसेक्यूटिव आ सकता है, ठीक है। और कोई नंबर नहीं बचा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में बस 70 एक नंबर है जिसके टेबल में 420 के बाद 490 आएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गया 70 है। तो आपसे पूछा गया है कि एल की वैल्यू, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है C/। ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हाँ चलो पता कर लेते हैं कि वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड है कि फिक्स्ड एट वन एंड है, ठीक है। तो जो 70 मैंने बोला, तो ये है 6 × 70 और ये है 7 × 70, ठीक है। तो ये दोनों आप देख सकते हो, ये तो इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल आ रहा है मतलब आपका ये वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड है ना। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो C/12 होगा, स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब ये जो एफ नॉट है ये तो हमने पता चल गया 70 है, तो 70 इक्वल टू C/12, तो एल की वैल्यू हो जाएगा C/140। अब स्पीड ऑफ वेव निकालेंगे, अब क्योंकि स्ट्रिंग वेव है तो स्पीड ऑफ वेव T/म्यू से निकल जाएगा। टेंशन की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 960, और मास पर यूनिट लेंथ भी ऐसा यूनिट में दिया हुआ है 6 × 10⁻³ तो 16 का 4 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा, तो 400। तो सी की वैल्यू 400, तो 400/140, तो 3 मीटर से जस्ट थोड़ा सा कम, 3 मीटर से जस्ट थोड़ा सा कम मतलब ऑप्शन ए, ठीक है। कैलकुलेशन एरर होगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग। 12th में आपको बोला गया है अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a/2 above द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर सरफेस ऑफ एज ए एज शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप गॉस तो नहीं लगा सकते क्योंकि गॉस तो सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है, ये एक ओपन सरफेस है। तो पहले आप इसको क्लोज सरफेस में कन्वर्ट करोगे, तो आपको पता है यहाँ पे कि, चलो फिगर मैं ही बना लेता हूँ। तो सपोज मैं एक क्यूब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक क्यूब है, मैं आपको सिर्फ 3 फेस दिखा रहा हूँ, 3 फेस उधर का नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसके सेंटर पे जो चार्ज है एक, सेंटर पे क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये साइड ए हो गया और ये सेंटर पे है, तो ये नीचे वाले फेस से भी ए डिस्टेंस दूर होगा, नीचे वाले फेस से भी a/2 दूर होगा, ऊपर वाले फेस से भी a/2 दूर होगा, ठीक है। क्योंकि साइड लेंथ तो ए है ना क्यूब का, है ना। तो आप बोल सकता हूँ मैं कि ये चार्ज है यहाँ पे ये सिमेट्रिकली लोकेटेड है। सिमेट्रिक मतलब हर फेस से सेम दूरी पे है और सेम मतलब सिमेट्रिकली लोकेटेड है चार्ज, ठीक है ना। तो अगर ये चार्ज सिमेट्रिकली लोकेटेड है तो इस चार्ज के से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी वो हर फेस को इक्वल नंबर में क्रॉस करेगी। मतलब ऊपर वाले फेस को अगर 10,000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करी तो नीचे वाले को भी 10,000 करेगी। तो हर फेस तो इक्वलिटी लोकेटेड है, तो सबको इक्वल मतलब बेसिकली सबके थ्रू फ्लक्स सेम होना चाहिए। अब इस क्लोज्ड क्यूब के लिए अगर मैं गॉस लगाऊं तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स। अब हर फेस के थ्रू
फ्लक्स एक होगा, सेम होगा, तो एक फेस के थ्रू अगर 5 1 है तो 6 फेस के थ्रू 6 5 1, तो 5 1 की वैल्यू हो जाएगी Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो हर फेस के थ्रू इतना हो जाएगा, यानी ये वाला फेस के थ्रू भी उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट, तो Q/6 एप्सिलॉन मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया था द रेजिस्टिव नेटवर्क शोन बिलो इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स ऑफ 20 वोल्ट, द पावर कंज्यूम बाय द नेटवर्क इज 2 वाट, द वैल्यू ऑफ आर इज, ठीक है। तो पावर कंज्यूम बाय द नेटवर्क है, तो इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये देखो 4 और 4 मिलके हो जाएगा 2, 2 + 1 3, 6 और 12 मिलके हो जाएगा 12 छक 72 बाई 18 4, 4 1 5, तो 3 और 5 8। तो बेसिकली यहाँ पे 8 ओम है और 20 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कितना पावर होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 20 वोल्ट का है, तो वी स्क्वायर बाय आर करो, तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो 400 बाय 8 यानी 50, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, ओके, तो पूछा क्या गया था, सॉरी, अरे ये आर के फॉर्म में, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने गलती कर दिया, ये 8 आर है, ठीक है, 8 आर है, 8 आर, 8 आर, 8 आर आर। तो आपको बोला गया था पावर कितना है, पावर आपको बोला गया था 2 वाट है, तो जो पावर मैं निकाला हूँ ये 2 के बराबर है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 25, ठीक है। तो आर की वैल्यू 25। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर दिस, जो भी है इसको एस एन नाम नहीं पता मुझे, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ एस एन न्यूक्लियस दे दिया है, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि चलो मैं एक क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो एस एन है, SN120, ठीक है, ये जब टूटेगा तो आपको 50 प्रोटॉन मिलेंगे और 70 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है ना। अब इनका मास, सम ऑफ मास ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस, तभी तो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। इसी एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए सम ऑफ मासेस ऑफ दिस, तो 50 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 70 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया इतना, ठीक है, माइनस मास ऑफ दिस, मास ऑफ SN, ठीक है। अब 50 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन करते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया हुआ इतना, तो मैं कैलकुलेटर डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। 50 इंटू 1.00783 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन को 70 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 70 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00 तो ये टोटल आ रहा है 120.9984, 120.9984। तो ये मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया इतना, लेकिन मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होता है मास ऑफ न्यूक्लियस से, और मास ऑफ न्यूक्लियस आपको दे दिया है इतना, ठीक है, 119.902199। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, 119.902199, तो आपके पास आएगा ये 1.096201 U, ये सब यू में है ना, ये यू, ये यू, ठीक है। तो इतना यू, तो बाइंडिंग एनर्जी मिल गया इतना यू, लेकिन हमें पूछा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने इसमें 120, तो इसको 120 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। और आंसर आपको यू के फॉर्म में नहीं चाहिए, एमईवी के फॉर्म में चाहिए। आपको पता है 1U 931 यूज करना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो यू के बदले आप इसको एमईवी में लिखना है, तो 931, ठीक है। तो जो भी मेरे पास आया था ये 1.09 वाला चीज़, उसको 931 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, और फिर इसको डिवाइड करना है 120 से, तो ये आ रहा है 8.5। तो ऑफकोर्स आपको इसको करने में 2-3 मिनट तो लग ही जाएंगे, कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है। तो 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द फिगर शोन सर्किट कंटेन्स टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 5 एंड एन इंडक्टेंस ऑफ इतना, एन आइडियल बैटरी इज कनेक्टेड, व्हाट विल द करंट टू द बैटरी लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम के बाद तो ये प्लेन वायर जैसा बिहेव करेगा, प्लेन वायर मतलब इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो लॉन्ग टाइम के बाद दिस विल बिहेव लाइक अ प्लेन वायर, ठीक है। और ये स्विच भी आपने ऑन रखा है, ठीक है। तो बेसिकली ये 15, ये तो प्लेन वायर है, तो 12 को भूल जाओ। तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस आर है, इस पार्ट का 2R है, 2R और आर पैरेलल में है, ठीक है। तो 2R और आर का रिजल्टेंट हो जाएगा 2 इंटू आर डिवाइड बाई 2 + R, यानी 2/3R। तो इस पूरे को रब करके आप 2/3R बोल सकते हो, या इस पूरे को रब करके आप 2/3R बोल सकते हो, है ना, ये है ही नहीं, इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब 15 डिवाइडेड बाई दिस, तो करंट हो जाएगा आपका 15 डिवाइडेड बाई 2R/3, यही ना बैटरी करंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ से जो करंट जाएगा वही यहाँ के थ्रू जाएगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल में 15 है, तो 15 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2R/3, ठीक है। तो 15 तिया 45, 45/2R। अब आर की वैल्यू 5 दी गई है, तो 5 9, तो ये 4.5, तो 4.5 में मतलब ऑप्शन सी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला गया है लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है, ठीक है। तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, तो मतलब इंडक्टिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो करंट लैग करेगा, करंट लैग तो ए तो हो जाएगा 2, ए का 2 तो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला और ये वाला एलिमिनेट हो गया, सॉरी ये वाला और ये वाला एलिमिनेट हो गया, बी और सी बचा हुआ है, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या है, सी में फ़र्क है, सी में देख लेते हैं। सी में अगर ओमेगा लेस देन दिस है मतलब एक्सएल लेस देन एक्सी है, मतलब कैपेसिटिव नेचर ज़्यादा है, डोमिनेट करें मतलब बेसिकली कैपेसिटिव बिहेवियर रहेगा। कैपेसिटिव बिहेवियर में करंट लीड करता है, करंट लीड्स, तो सी का हो जाएगा 4। तो सी का 4 यहाँ पे है, तो यानी ऑप्शन बी सही है, ठीक है। बाकी भी चेक करना, तो जब ये रहेगा तब करंट इज इन फेज, आपको पता है इस केस में प्योरली रेजिस्टिव जैसा बिहेव करता है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के केस में मैक्सिमम करंट होता है, ठीक है। तो बाकी भी आप चेक कर सकते हो, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 17 में अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज इज ट्रैवलिंग इन वैक्यूम अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो है अलोंग एक्स है, तो मैं ये वाला इक्वेशन लगाने वाला हूँ डायरेक्शन निकालने के लिए। तो ये अलोंग एक्स है, मतलब अलोंग आई कैप है, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस मैग्नेटिक फील्ड है इतना, तो ये के कैप के अलोंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कैप के अलोंग है। तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, तो जे क्रॉस के आई होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता चल गया जे के अलोंग होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जे के अलोंग होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन गया, बस ये दोनों में ही कोई होगा। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पता है ई इक्वल टू बी इंटू सी, तो बी की वैल्यू है 6 × 10⁻⁸, सी होता है 3 × 10⁻8, तो ये 18, तो 18। अब डायरेक्टली ऑप्शन सी, क्योंकि ये 0.18 है ना, जे के अलॉन्ग होगा और 18 होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में a block starts moving up an inclined plane of inclination 30 degree with initial velocity v naught, it comes back to its initial position with the velocity v naught by 3, the value of coefficient of kinetic friction between the block and the inclined plane is close to this, तो म्यू की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो एक इंक्लाइन प्लेन है, ब्लॉक जो है वी नॉट से चलना स्टार्ट किया, और ब्लॉक जब वापस आ गया तो ये ऊपर जाके रुकेगा कहीं ना कहीं, रेस्ट पे आएगा, है ना। और रेस्ट पे आने के बाद वापस जब इस पोजीशन में पहुंचा है, तब इसकी स्पीड है वी नॉट बाय 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा है, इंक्लाइन का इंक्लिनेशन दे दिया 30 डिग्री वगैरह वगैरह, है ना। तो ऊपर आते वक्त अगर देखें तो आप वर्किंग पावर से कर सकते हो या उससे कर सकते हो, मतलब न्यूटन्स लॉ से, मैं वर्किंग पावर से कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यह इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, फाइनल जीरो है, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम, ठीक है। मैं इस जर्नी की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ के लिए, है ना। तो फाइनल जीरो माइनस इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन जब ये ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, मतलब एम जी साइन थीटा भी नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है, तो दोनों का वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो अगर ये डिस्टेंस डी है तो एम जी साइन थीटा प्लस जो भी फ्रिक्शन होगा इंटू डी विथ ए माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस साइन कट के इतना आ गया, है ना। ओके, तो ये हो गया। और सेकेंड केस में आप देखोगे तो यहाँ पे हाफ एम वी नॉट माइनस वी नॉट, सॉरी सेकेंड केस में मैं यहाँ से यहाँ का ऊपर वर्क ये थ्योरम लगा रहा हूँ, ठीक है। तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बाय 9, ठीक है। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो है, फाइनल इतना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। अब जब ये नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन तो ऊपर लगेगा, लेकिन एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा, तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इंटू डी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन का रेशियो ले ले, दिस बाय दिस करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर 1/9, यानी 1/1/9 आ जाएगा। तो दिस बाय दिस करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1/9, और इस तरफ डी डी कैंसिल, एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, ठीक है। अब फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू एम जी कॉस थीटा, है ना, म्यू के इंटू नॉर्मल, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है। ऊपर आते वक्त याद रखना एम जी साइन थीटा भी नीचे लगा था और फ्रिक्शन भी नीचे लगा था, ठीक है। तो म्यू एम जी कॉस थीटा लिखे इसको, तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब ऊपर नीचे साइन थीटा से अगर डिवाइड कर दे तो हो जाएगा 1 प्लस म्यू कॉट थीटा और 1 माइनस म्यू कॉट थीटा, ठीक है। तो 9 इक्वल टू दैट नंबर, ओके। तो 9 माइनस 9 म्यू कॉट थीटा इक्वल टू 1 प्लस म्यू कॉट थीटा, तो 10 म्यू कॉट थीटा इक्वल टू 8, तो कॉट थीटा हो जाएगा 8/10 म्यू, ठीक है।
यानी 0.8/म्यू। और म्यू की वैल्यू, सॉरी, कॉट थीटा क्यों निकाल रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। मुझे लगा म्यू दिया हुआ है, कॉट थीटा पूछा है। अरे रबड़ चाहिए, रबड़ किधर है, हाँ, हमें तो कॉट थीटा दिया हुआ है, म्यू निकालना है ना। ठीक है, एनीवेज, अब म्यू की वैल्यू दिया गया क्वेश्चन में I/1000, तो यहाँ I/1000 लिखेंगे। तो I/100 बचेगा क्योंकि ऊपर 10 था। तो आई कॉट थीटा इक्वल टू 8 है। तो आई की वैल्यू 100 × 8 कॉट थीटा। ठीक है, तो 800 बाय कॉट थीटा। थीटा है 30 डिग्री, तो कॉट 30 होता है √3। तो 800/√3, तो 230 के आसपास, हाँ 230 के आसपास आना चाहिए ये, मतलब 200 से ऊपर ही आएगा। 1.732, नहीं ये 461। ओके सॉरी, ये 2.2 है ना, तो 400, हाँ 400 से ज़्यादा, 461 आ रहा है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में, कंसिडर अ टैंक मेड ऑफ ग्लास ऑफ इतना विथ अ थिक बॉटम। तो ये पूरा का पूरा ग्लास है ना, रिफ्रेक्टिवनेस 1.5 है, तो इतना मोटा थिकनेस देख रहे हो ग्लास का, इतना है। ठीक है, इट इज फिल्ड विद अ लिक्विड, जहाँ पे लिक्विड है इतना पोर्शन ये ग्लास है, ऑफ रिफ्रेक्टिवनेस म्यू। अ स्टूडेंट फाइंड्स दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आई की वैल्यू कुछ भी रखे, ये जो आई की वैल्यू यहाँ आई दिखाया गया, आई की वैल्यू कुछ भी रख रहे हो, बीम ऑफ लाइट एंटरिंग द लिक्विड, ठीक है, द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लिक्विड सर्फेस इज नेवर कंप्लीटली पोलराइज, तो ये कभी भी कंप्लीटली पोलराइज नहीं है। ठीक है, फॉर दिस टू हैपन द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू वैल्यू। ठीक है, ओके, अब इसमें तो ब्रूस्टर लॉ आना चाहिए, तो चलो देखते हैं। इसमें वाइट रेड दिखेगा। ठीक है, अब ये आई आया। ओके, अब यहाँ पे मैं पहले स्नेल सा लगाता हूँ। ठीक है, तो आई, ये है आर, ये भी हो जाएगा आर। ठीक है, तो यहाँ स्नेल सा लगाएंगे तो म्यू ऑफ एयर साइन आई, तो म्यू ऑफ एयर तो 1 होता है सिंपली। साइन आई इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर, वो भी पूछा गया ना, हाँ वाटर नहीं, मतलब वही जो भी लिक्विड है, म्यू ऑफ लिक्विड इंटू साइन आर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आई का वैल्यू का रेंज निकालते हैं। आई का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है ना, क्योंकि आपने बोल दिया है, देखो क्वेश्चन ने बोल दिया है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द इंसिडेंट एंगल इज, यानी आई की वैल्यू जितनी पॉसिबल वैल्यू ले सकती है, पॉसिबल वैल्यू क्या क्या ले सकती है, 0 से लेकर 90 तक। तो 0 से 90 तक आई की वैल्यू यहाँ कुछ भी रख दे। यहाँ पे जो लाइट रे है ना, ये लाइट रे कंप्लीटली पोलराइज कभी भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं क्या करूंगा, अब देखो म्यू तो कांस्टेंट है, आई की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, तो अब देखो आगे क्या लगाऊंगा मैं। तो आई का मैं मिनिमम वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो आई का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0, तो आर भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई को 0 रखूंगा तो आर 0, तो आर का मिनिमम वैल्यू तो 0 हो गया। ठीक है, आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 90, तो साइन 90 इक्वल टू म्यू आर का मैक्सिमम वैल्यू। आर का मैक्सिमम क्या हो रहा है, 1/म्यू, तो साइन ऑफ आर मैक्सिमम आपको दिख रहा है यहाँ से 1/म्यू। ठीक है, तो आर का मिनिमम वैल्यू 0 है, आर का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से साइन इनवर्स 1/म्यू, जो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, ओके, अब ये जो आर आया है, ये आर जो होगा ये आर भी वही होगा। ठीक है, ज्योमेट्री से, तो आर की मिक्स मिनिमम वैल्यू हमें पता है 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू इतना हो सकती है। ठीक है ना, अब अगर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये अगर कंप्लीटली पोलराइज नहीं है, इसका मतलब ये हो सकता है ये जो एंगल है, ये एंगल आपका कभी भी ब्रूस्टर एंगल के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये आर की वैल्यू ब्रूस्टर एंगल के बराबर हो गई, तब तो ये लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे कंप्लीटली पोलराइज होगी। ठीक है ना, पोलराइजेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे आप, है ना। तो लेकिन ये कंप्लीटली पोलराइज नहीं है, इसका मतलब ये है कि आर की वैल्यू कैन नेवर टेक वैल्यू इक्वल टू ब्रूस्टर एंगल। ठीक है ना, तो आर कैन नॉट बी इक्वल टू ब्रूस्टर एंगल। अब आर अगर ब्रूस्टर एंगल के बराबर नहीं है, तो आर या तो छोटा होगा या तो आर बड़ा होगा। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आर तो है वो 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी ले सकते हैं, साइन इनवर्स 1/म्यू, यहाँ से देख सकते हो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 1/म्यू। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आई बी की वैल्यू आर से कम है, क्योंकि आर तो बहुत छोटा है, आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 से कम कैसे हो सकती है आई बी। ठीक है ना, तो आर यहाँ से यहाँ तक कोई वैल्यू ले सकता है, 0 से लेके यहाँ तक, यानी ये चीज़ छोटा होना चाहिए आई बी से, ब्रूस्टर एंगल। ठीक है ना, यानी आर जो रेंज है, मतलब आर मान लो 0 से लेके 5 तक हो सकता है, तो आई बी जो है 5 से बड़ा होगा। ठीक है, 5 से छोटा तो नहीं बोल सकते, 5 से छोटा बोलते हैं आई बी को, तो आई बी के लिए अगर 3 है तो आर तो 3 एज्यूम कर लेगा ना, 0 से 5 के बीच में 3 आता है। ठीक है ना, तो आई बी मस्ट बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। तो साइन इनवर्स इतना है, तो दोनों तरफ साइन लगाते हैं, तो 1/म्यू लेस देन साइन आई बी। ठीक है, अब आपको tan आई बी पता है, ब्रूस्टर लॉ से आपको पता है tan आई बी क्या होता है, tan आई बी नहीं होता है म्यू रिफ्लेक्टेड बाय म्यू इंसिडेंट, है ना, यही होता है ना। चेक कर लेता हूँ मैं, मुझे याद नहीं फॉर्मूला, तो ये आर है, तो ये 90 डिग्री पे जाएगा, ये 90 माइनस आर, तो स्नेल सा लगाओगे तो म्यू ऑफ दिस साइन आर, और वहाँ पे कॉट आर, कॉस आर, तो साइन बाय कॉस
10। तो साइन, हाँ, 10 हो जाएगा दिस ओवर दिस, ठीक है। तो 10 हो जाएगा आपका 1.5 डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। तो म्यू रिफ्रैक्टेड मीडियम डिवाइडेड म्यू इंसिडेंट मीडियम, मुझे याद नहीं था इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। आपको याद है तो अच्छी बात है, आप एक बार में करो। तो tan आई बी इतना है, तो साइन आई बी कितना होगा? tan आई बी अगर इतना है तो साइन आई बी होना चाहिए पी बाय एच। तो पी बाय एच, ठीक है। तो 1/μ लेस देन इक्वल टू दिस, मतलब लेस देन दिस। तो आपको म्यू का वैल्यू पता चला ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 1.5 म्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1.5 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। तो 1.5 का स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो 2.25 माइनस वन मतलब 1.25। क्या कर रहा हूँ मैं, कंजूसी क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो 2.25 माइनस वन मतलब 1.25 इज ग्रेटर देन 1.5 स्क्वायर। तो म्यू ग्रेटर देन 1.5 डिवाइडेड बाय 1.25, ठीक है। ओके, तो 1.25 का, 125 का तो नहीं पता मुझे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.25, ये है 1.11। तो 1.5 डिवाइडेड बाय दिस आंसर, 1.5 डिवाइडेड बाय आंसर 1.34, ठीक है। अरे इस फॉर्म में, ओके तो चिल है, हमें तो वैसा चाहिए। तो मुझे लगा कि डेसिमल फॉर्म में है, पहले मुझे चेक कर लेना चाहिए था। ये डेसिमल फॉर्म में नहीं है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो और अच्छा है। तो ये आपका 3/2 और ये √5/4, ठीक है। तो ये 4 2 को काट देगा, तो 3/√5, 3/√5 ऑप्शन है, ठीक है। तो बस यही की कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, कि ये चीज़ से भी बड़ी होगी जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, आर का मैक्सिमम वैल्यू से भी आई भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन लाइक आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज इतना, ठीक है। अब आयनेशन एनर्जी होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका 16 रिडबर्ग के बराबर, दिस इज इक्वल टू 16 रिडबर्ग, है ना। अब जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसको एक रिडबर्ग बोलते हैं, तो वन रिडबर्ग इज नथिंग बट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखना। तो 13.6 ईवी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ईवी, ईवी 13.6 चला गया, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन दिस आयन जम्प्स फ्रॉम फोर्थ एक्सेलरेटेड, आप ध्यान देना फोर्थ एक्सेलरेटेड मतलब n इक्वल टू 4 नहीं, n इक्वल टू 5, ठीक है, टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस वन ग्राउंड स्टेट और फिफ्थ स्टेट के बीच में इतना होगा, और जेड स्क्वायर कितना है 16, तो 13.6 इंटू 16 इंटू 1 - 1/25, यानी 1 - 1/25 24/25, ये हो गया एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा, तो ये एनर्जी निकाल लेते हैं, 1242 डिवाइडेड बाय दिस एनर्जी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वेवलेंथ होता है 1242 डिवाइडेड बाय एनर्जी, तो 1242 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। 1242 डिवाइडेड बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं तो आंसर आ जाता है ना। तो 1242 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 13.6 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 24, तो 5.9 समथिंग आ रहा है, 5.94 आ रहा है, ठीक है। 5.94, तो उसके आसपास यही ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं इसको चूज करूंगा, है ना। हो सकता है मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, उसका आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 में a Zener diode of power rating इतना is to be used as a voltage regulator if the Zener diode has a breakdown voltage इतना, ठीक है। अब Zener diode का जो पावर होता है, याद रखना आप, नॉन ओमिक कंडक्ट, नॉन ओमिक रजिस्टर्स या नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए आप I² R मत यूज कर लेना पावर, ठीक है ना। पावर का एक्सप्रेशन V इंटू आई, ये यूनिवर्सल है। अब यही चीज रजिस्टर के लिए V इक्वल टू आई आर हो जाता है, ओमिक रजिस्टर्स के लिए I इंटू आर, तो वहाँ पे I² R हो जाता है, ठीक है ना। तो आप यही फॉर्मूला याद रखो, V इंटू आई। तो अब आपको बोल दिया गया जीना डायोड है ब्रेकडाउन वोल्टेज इतना, ठीक है। तो यहाँ से करंट की वैल्यू हो जाएगी पावर टू वी, ठीक है ना। अब अगर मैं करंट का मैक्सिमम वैल्यू लिखना चाहूँ तो पावर का मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा, और पावर का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, रेटिंग मतलब मैक्सिमम इतना पावर, तो 5 वाट डिवाइडेड बाय जीनर वोल्टेज कितने 10, तो जीनर डायोड के थ्रू करंट कितना हो सकता है, वह 5/10 मतलब 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो ये करंट थ्रू जीनर, तो करंट थ्रू जीनर डायोड इतना हो सकता है, मैक्सिमम करंट थ्रू जीनर डायोड, ठीक है।
तो मैक्सिमम करंट थ्रू जीना डायोड हमने पता कर लिया, है ना। तो जीना डायोड के थ्रू मैक्सिमम करंट 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। ओके, अब आपको पता है जीना डायोड में तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा। ओके, अब बेसिकली देखो क्या है, आपका जो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 6 वोल्ट से लेके 14 वोल्ट तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आउटपुट है वो कितना रहेगा, 10 रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीना डायोड पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, एज लॉन्ग एज इसमें रिवर्स करें, मतलब ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा हो, ठीक है। ओके, अब इसमें ये जो कितना भी करंट फ्लो हो जाए यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल, इन दोनों पॉइंट के बीच का मैक्सिमम, क्या बोल, सॉरी, इन दोनों पॉइंट जीनर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना रहने वाला है, 10 रहने वाला है, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम करंट निकाल लिया, जीनर मैक्सिमम करंट इतना फ्लो हो सकता है, ठीक है, 0.5 एम्पियर। आपको बोला गया है कि 14, ठीक है, तो आर एस की वैल्यू फॉर सेफ ऑपरेशन, ठीक है। तो जब इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा, मैक्सिमम करंट इज 0.5, ठीक है। तो उस समय इन दोनों पॉइंट में, उस समय क्या, कितना भी करंट फ्लो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना रहने वाला है, 10 वोल्ट। तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में 14 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, मैं एकदम एक्सट्रीम केस में दिखा देता हूँ, ठीक है ना, कि ये आर एस की वैल्यू क्या होगी। तो एक्सट्रीम केस में आर एस अगर झेल ले रहा है तो उससे मतलब एकदम एक्सट्रीम केस में अगर आप सिचुएशन को झेल ले रहे हो तो उससे लेस सीवियर केस में तो झेल ही लोगे ना, बस वही वाली चीज़ है, ठीक है ना। क्योंकि देखो जितना ज़्यादा यहाँ पे आपने जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है, इसके अक्रॉस तो हमेशा 10 का ही ड्रॉप रहेगा, ठीक है। तो जो 14 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ कितने का ड्रॉप आने वाला है, 4। अब ये 14 के बदले 13 होता, तो अब यहाँ 10 होता, यहाँ 3 होता। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस है उसमें हम लोग मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, अभी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस केस जो रेजिस्टेंस में होगा वो है कितना, 4 वोल्ट का, ठीक है। तो आर एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए फॉर सेफ ऑपरेशन, ठीक है ना। तो चलो मैं पहले अभी इस केस के अगले दिखाए तो फिर आपको पता चल जाएगा यही आर एस की वैल्यू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे करंट आपको चाहिए 0.5, तो इसके थ्रू भी करंट 0.5 फ्लो हो रहा होगा, ये तो कनेक्टेड नहीं है ना अभी, ठीक है ना। आप तो चाहते हो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में ये 10 वोल्ट है जो भी है, ठीक है ना। तो अभी इसके थ्रू भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.5। अब इसमें 0.5 फ्लो हो रहा है, मतलब 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट इक्वल टू 0.5 इंटू आर एस। तो आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 ओम, ठीक है। तो अब ये 8 ओम है, तो 0.5 हो रहा है, याद रखना। अब अगर ये 8 ओम नहीं रहा, तो अगर मैं आपको एक दूसरा फिगर बना के दिखाऊं, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में 14 वोल्ट नहीं होता, 14 वोल्ट के बदले मान लो 12 वोल्ट होता, ठीक है। ओके, 12 वोल्ट होता, तब ये जो जीना डायोड है, इसके अक्रॉस तो 10 ही रहता, इसके अक्रॉस तो 10 रहता, तो ये 12 सप्लाई कर रहा है सोर्स, तो इसके अक्रॉस 10 खपत हो गया, तो इसके अक्रॉस कितना होगा, 2, ठीक है ना। अब इसका जो रेजिस्टेंस है मैंने दिखा दिया, 8 है, तो 2/8 कितना करंट फ्लो होगा, 2/8 मतलब 0.25। और जीनर में 0.25 फ्लो होगा तो प्रॉब्लम है क्या, नहीं। मैक्सिमम करंट इतना फ्लो हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं फ्लो होना चाहिए, मैक्सिमम करंट है 0.5। इससे ज़्यादा फ्लो होगा तो फिर जीनर डायोड में जो पावर रेटिंग है ना पाइप्स, उससे ज़्यादा हो जाएगा पावर, तो डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों ने मैक्सिमम करंट थ्रू जीनर डायोड पहले पता कर लिया, और वही करंट फ्लो करवा के हम लोगों ने आरएस की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। क्योंकि वही मतलब आपने क्या किया, आपने बेसिकली बाउंड्री केस, एक बाउंड्री नहीं बोलेंगे तो एक्सट्रीम केस ले लिया, ठीक है ना। एक्सट्रीम केस लेने से क्या फ़ायदा है कि एक्सट्रीम केस के इस तरफ रहेंगे, सेफ साइड में रहेंगे, तो हमारा कभी भी लॉस नहीं होगा, बस तो वो बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 ओम, ठीक है। अब एक कम वोल्टेज में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये अगर 6 वोल्ट है यहाँ पे, तब तो ये इसके क्रॉस 10 वोल्ट आएगा ही नहीं कभी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेफ मतलब बेसिकली इसके थ्रू 0.5 से ज़्यादा का करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चाहिए, अब देखो 6 वोल्ट से 10 वोल्ट के बीच में, तो यहाँ पे अगर 10 वोल्ट से कम है, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, अगर 10 वोल्ट से कम का इनपुट है, तब तो ये आपका ऑन रहेगा ही नहीं, ऑन नहीं रहेगा मतलब इसमें कोई कुछ हलचल होगी ही नहीं, ठीक है ना। तो कोई हलचल नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 से ज़्यादा रहेगा तो उसमें भी जो मैक्सिमम जब रहेगा 14, तो एक्सट्रीम केस में डैमेज होने के, क्योंकि जितना ज़्यादा इनपुट वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा इसमें करंट बढ़ने का चांस है, उतना ज़्यादा इसमें करंट रहेगा, तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज पे ही ये करंट फ्लो करवाएंगे, ठीक है, एक्सट्रीम, है ना। ओके, 22 में आपको बोला गया है कि द वेवलेंथ ऑफ एन एक्सरे बीम इज 20 एंगस्ट्रॉम, द मास ऑफ ए फिक्शियस पार्टिकल हैविंग, अब देखो जिनको वेव, जितने जिन्होंने एक्सरे नहीं पढ़ा है, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम बहुत पास है इसलिए। आप एक्सरे मतलब क्या होता है, फोटोन ही होता है, ठीक है ना। आपने एम वेव्स तो पढ़ा है ना, ईएम वेव्स में कहीं एक्सरे देखा है ना। तो ईएम वेव में जो अलग अलग पोर्शन होते हैं, इंफ्रारेड वगैरह वगैरह, वैसे करके एक्सरे भी होता है, तो है तो फोटोन ही, ठीक है। तो आप एक्सरे वर्ड सुन के ये नहीं कि गिव अप कर देने कि एक्सरे तो पढ़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं पढ़ा तो। द वेवलेंथ ऑफ एन एक्सरे बीम इज 20 एंगस्ट्रॉम, the mass of a fictitious particle having the same energy as that of x-ray photons, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता है कि एक्सरे फोटोन है, क्या देखो यहाँ लिख भी दिया फोटॉन्स है, मतलब उससे भी आपको हिंट मिल जाएगा, अच्छा एक्सरे भी तो फोटोन ही है, तो बस फोटोन जैसे ट्रीट करो, ठीक है ना। इस इतना तो ठीक है, दोनों का एनर्जी सेम होना चाहिए। तो इसका एनर्जी कितना होगा, एच सी बाय लैम्डा कर लेते हैं, तो एच, अगर आप एच सी याद रखोगे तो ज़्यादा ही अच्छी बात है। ओके, एच के फॉर्म में ही लाना है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो एच सी बाय लैम्डा
ये हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन इज सेम एज एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम। अब मास एम का वेलोसिटी वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो ये एम सी स्क्वायर वाला एनर्जी की बात कर रहा होगा। जो पार्टिकल है उसका मास वास तो नहीं दिया हुआ ना, ठीक है, सॉरी उसका स्पीड वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा, वो मास एनर्जी इक्विवेलेंट वाला एनर्जी की बात कर रहा होगा। तो सी से सी कट गया। तो हमें मास पूछा था ना, हाँ मास ऑफ पार्टिकल, चलो क्वेश्चन में दे दिया मास ऑफ पार्टिकल x/3h, तो x/3h, ठीक है, सी तो है ही। तो अब h से h भी काट दो आप, तो इतना, तो आपसे x की वैल्यू हो जाएगी 3 पाई लैम्डा c, ठीक है। वेवलेंथ दिया होता है 20 एंगस्ट्रॉम, 20 × 10⁻⁻10, और c है 3 × 10⁸ तो 3 3 कट गया, ये 8 10⁻² हो जाएगा, तो 100/20 यानी 5, ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 23 में अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 36A and resistance R is wound up as a current carrying coil in the shape of an equilateral triangle of side A and then in the form of a square of side A, ठीक है। The coil is connected to a voltage source इतना, the ratio of magnetic moment of the coil इन द सेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट को मैं म्यू से डिनोट करूँ, मैग्नेटिक मोमेंट होता है I N I A, है ना, NIA, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो पूछा गया है, तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ टर्न्स, करंट तो सेम ही रहेगा दोनों केस में, क्यों, क्योंकि वोल्टेज का सप्लाई दोनों केस में सेम है, सेम वोल्टेज सोर्स और सेम वायर से कनेक्ट किए, तो करंट सेम रहेगा, ठीक है ना। इनटू एरिया ऑफ लूप, तो फर्स्ट केस में आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एरिया हो जाएगा √3/4 A²। सेकेंड केस में आपका स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ लूप हो जाएगा A², ठीक है। तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इतना आएगा, तो A² कट गया, I कट गया, तो √3 N1/4 N2। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट केस, नंबर ऑफ टर्न्स सेकंड केस। अब नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट केस अगर N1 है, अब फर्स्ट केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 3 है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो लूप है, एक लूप का लेंथ है 3 है, ए 3 है। अब ऐसे करके अगर N1 लूप्स है, N1 टर्न्स है, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर हो जाएगा इतना। अब ये बराबर होना चाहिए 36 है, ठीक है। वैसे सेकंड केस में N2, और सेकंड केस में आपका जो लूप है उसका एक टर्न का लेंथ कितना है, 4 है। अब वो भी उसी वायर से बना है, तो इतना, तो N1/N2 आप देख सकते हो 4/3, N1/N2 आपका 4/3 है, N1/N2 के बदले में लिखूंगा 4/3, ठीक है। तो 4 4 कट गया, तो ये आ गया 1/√3, तो इज इक्वल टू 1/y, तो ये रेशियो बोला गया है 1/y, मतलब y की वैल्यू √3 हो गई, तो y² पूछा गया है, y² मतलब 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM रिप्रेजेंटेड बाय, उसका x एज ए फंक्शन ऑफ t दे दिया है, इफ द पोजीशन एंड, ओके, इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 सेकेंड्स आर 2 एंड इतना, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, देन इट्स एम्पलीट्यूड इज इतना, ठीक है, एम्पलीट्यूड निकालना है, तो ठीक है, तो ये फंक्शन दिया हुआ है, तो x की वैल्यू अब 2, तो एक इक्वेशन आ जाएगा a साइन t इक्वल टू 0 पे ना, तो t इक्वल टू 0 पुट कर दो x वाले इक्वेशन में, तो इतना आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करें अगर, तो v इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करके मैं लिख देता हूँ, याद रखना वैल्यू पुट करने के बाद डिफरेंशिएट नहीं किया था, पहले किया था, है ना, जनरल फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। अब इसमें t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है, 2 ओमेगा, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू 2 ओमेगा है, तो t इक्वल टू 0 पे तो बस कॉस फाई बचेगा, ब्रैकेट वाला टर्म, ठीक है। ओके, हमें a चाहिए, तो फाई को एलिमिनेट करो, ठीक है, तो सभी तो आ गया, तो साइन फाई कॉस फाई दोनों सेम है, मतलब फाई 45 डिग्री है, फाइव मस्ट बी 45 डिग्री, या कोई भी चीज़, बहुत सारे एंगल है, 45 लो, ठीक है, मतलब कोई भी एंगल लोगे तो रिजल्ट वही आएगा, तो साइन फाइव कॉस फाइव 45 डिग्री पे भी सेम होता है, और भी आपको कोई दूसरा लेना है तो वो भी ले सकते हो सब में, लेकिन मतलब 45 का ही, जैसे 360 + 45 वैसा कुछ आएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, तो ए की वैल्यू 2/sin5, समझ रहे हो ना, दोनों इक्वेशन में 2 इक्वल टू a sin फाइव, 2 इक्वल टू a cos फाइव, तो साइन फाइव कॉस फाइव दोनों सेम है, और साइन 45 मतलब 1/√2, तो हो जाएगा 2√2। अब हर चीज़ मैंने सेंटीमीटर में ही रहने दिया है, तो ये 2√2 आया है, तो ये है x√2 के बराबर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम इज फायर्ड ऑन ए वुडन ब्लॉक टू pierce थ्रू इट, बट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर into it. If the velocity of bullet before hitting the wood is इतना and it slows down with uniform acceleration, then the magnitude of effective retarding force, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको मान लेना है कि वुडन ब्लॉक जो है फिक्स्ड है, तो वुडन ब्लॉक को फिक्स मानना पड़ेगा, पढ़ के नहीं पता चल रहा है, लेकिन अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगर वुडन ब्लॉक से मूव करने लगे ना, तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वुडन ब्लॉक को मैं फिक्स मान रहा हूँ, ओके।
ओके, अब वुडन ब्लॉक अगर फिक्स है तभी ना आप बोलोगे कि हाँ ग्राउंड फ्रेम के से या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बुलेट कितना मूव किया है, तो ये फिक्स्ड है वुडन ब्लॉक। तो बुलेट अगर यहाँ पे एंटर किया है, तो यहाँ पे एंट्री किया था कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे रेस्ट पे आ गया। बुलेट कितना डिस्टेंस चला है, तो अगर ये वुडन ब्लॉक फिक्स है तभी तो ये डिस्टेंस जो आएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी इतना ही रहेगा। ठीक है, अगर ये बुलेट ब्लॉक खुद आगे मान लो 0.1 मीटर चल गया हो इस दौरान, तो ये तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.1। ठीक है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्यों कर, क्योंकि ग्राउंड इनर्शियल है। ठीक है ना, तो मैं बुलेट को ब्लॉक को हमेशा रेस्ट पे मान रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो एवरेज एक्सेशन निकालते हैं। अब एवरेज एक्सेशन क्यों बोल रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे बुलेट का जो रिटार्डेशन है या डिक्सेलेरेशन जरूरी नहीं कि कांस्टेंट रहे। ठीक है ना, तो मैं मान ले रहा हूँ कि अगर मैं एवरेज एक्सेशन निकालूँ, या आप चलो फोर्स के टर्म में करते हो तो ऐसे सोचो, वैसे भी कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा था, चेंज इन मोमेंटम, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम जीरो, इनिशियल मोमेंटम इतना, फाइनल मोमेंटम जीरो माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास जो कि 0.2 इंटू वेलोसिटी, तो 0.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब आप पता करो कि 0.2 मीटर चलने में कितना टाइम लगा होगा। ठीक है ना, आप वैसे भी कर सकते हो, या जो मैं पहले कर रहा था वैसे भी। तो यहाँ पे चलो आपको लग रहा होगा ये फंस गया हो, तो मैं फंसा नहीं हूँ, आप टाइम टेकन लिख दो। ठीक है ना, अब एवरेज एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एवरेज एक्सेलेरेशन मैग्नीट्यूड होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी का चेंज क्या है, 10 का है, 10 माइनस जीरो या जीरो माइनस 10, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज तो 10 है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो मुझे चाहिए ओके, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना 20। ओके, तो आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप चाहे तो फिर एवरेज एक्सेलेरेशन मान लो और एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस यूज़ करो। तो चलो इस तरीकों को मैं यूज़ कर लिया तो मैं बता ही देता हूँ इससे। अब दूसरे तरीके से बताऊँ मैं शॉर्ट, तो वी स्क्वायर फाइनल स्पीड है आपका 0, इनिशियल है 10, टू एवरेज एक्सेलेरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि है पॉइंट। तो यहाँ से एवरेज एक्सेलेरेशन को मिल जाएगा, मास इंटू एवरेज एक्सेलेरेशन करेंगे तो एवरेज फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मैं करूँगा इसको वर्किंग थ्योरम से। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और बुलेट का वेलोसिटी है इनिशियल इतना, टोटल वर्क डन। अब बुलेट के ऊपर तो बस रिटार्डिंग फोर्स जो लग रहा होगा वो, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बुलेट का 0.2 मीटर, इतना ही वर्क डन। लेकिन रिटार्डिंग फोर्स के अपोजिट लगेगा, है ना, ब्लॉक जो है बुलेट पे फोर्स इस तरफ लगेगी, बुलेट तभी तो स्लो डाउन हो रहा है। तो बुलेट इस तरफ जा रहा है लेकिन ब्लॉक इस तरफ फोर्स लगाएगा बुलेट पे, तो माइनस एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये जो एफ है यहाँ पे, एफ इंटू एस तभी यूज कर सकते हैं जब एफ कांस्टेंट हो, तो एफ जो होगा एवरेज फोर्स होगा। ठीक है ना, एवरेज फोर्स, तो एवरेज फोर्स हो जाएगा 0.2 कट गया, 100/2 मतलब 50। ठीक है, तो एवरेज फोर्स हो जाएगा 50 न्यूटन। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो भी आपको सजेशन देना है आप कमेंट में दे सकते हो, और कुछ कहीं गलती हो गई क्यों मुझसे, तो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अंटिल देन बाय।